हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति की असली पिक्चर जानने के बाद आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जी हां, आज वित्त विभाग ने सभी विधायकों को, चीफ मिनिस्टर्स को, मंत्रियों को एक प्रेजेंटेशन दी जिसमें हिमाचल प्रदेश की क्या वित्तीय स्थिति है, कितना हमारा खर्चा, कितनी हमारी कमाई और क्या आगे आने वाले 2-4 साल किस तरह के रहने वाले हैं। जब ये प्रेजेंटेशन दी गई तो शायद मुख्यमंत्री भी चिंता में पड़ गए होंगे, विधायक भी चिंता में पड़ गए होंगे। वहां पर पत्रकार बंधु भी बैठे हुए थे। अब चिंताएं जो है वो यहां पर सभी तरफ आ गई है और कहीं ना कहीं इसका यदि हम बात करें तो जनता पर सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। इस प्रेजेंटेशन को 1-1.5 घंटा लगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अगले 5 मिनट में आपके साथ इस पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन का क्रक्स समझा दूं कि अल्टीमेटली इसमें क्या कुछ हुआ या किन किन चीजों को बंद करने की बात इसमें कही गई। सबसे पहले तो यह बताया गया कि जो बजट है उसमें 0.914% जो है वो इस बार हुआ है, जो कि पहले 0.83% था। और ये जो बड़ा है थोड़ा बहुत, ये जो लैंडस्लाइड्स एंड ऑल ये सारी चीजें हुई थी उसकी वजह से ये बड़ा था। दूसरा, इसमें जो आरएलबी और यूएलबीज को, यानी कि जो रूरल और अर्बन बॉडीज है, उनको कितना मिलने वाला है पैसा, उस हिसाब से बात कही गई। साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि जो आरडीजी है वो 1974 से जो है वो हिमाचल प्रदेश को मिल रही है, यानी कि 6th जो फाइनेंस कमीशन था उस समय से ये आरडीजी मिल रही है और पहले कम मिला करती थी और बाद में ये ज्यादा यहां पर हो गई। और इवन 17 स्टेट्स को ये आरडीजी दी जाती थी, जिसमें सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी नागालैंड की 17%, जो बजट का उसमें अगर परसेंटेज में रेशो निकाली जाए तो 17% जो है वो नागालैंड डिपेंडेंट रहता था आरडीजी पर, और हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है जो कि 12% से ज्यादा डिपेंडेंसी उस पर रखता है। हिमाचल प्रदेश के जो रेवेन्यूज है, जो कमाई है, वो सरकार के द्वारा, वित्त विभाग के द्वारा बताई गई, फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा बताई गई कि वो केवल मात्र 18,000 करोड़ रुपए है। सालाना सरकार सिर्फ 18,000 करोड़ रुपए जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर पाती है। और साथ ही में जो 14,000 करोड़ रुपए है वो केंद्र की तरफ से आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि जीएसटी कटता है, जिसमें स्टेट का पार्ट भी होता है, सेंटर का पार्ट भी होता है। हालांकि फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा कि जीएसटी में जब से हम आए हैं हमें नुकसान ही इसकी वजह से हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ है, और जीएसटी ने हमारी जो बची कुची कहानी थी वो भी खत्म कर दी है और उसमें से हमें महज जो है वो 14,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू केंद्र की तरफ से जो स्टेट का बनता है वो आता है। यदि जीएसटी नहीं होता तो शायद ये डबल ट्रिपल यहां पर होता, इसको उन्होंने कहा। और इन सब का कंक्लूजन यहां पर ये निकाला गया कि हमारा जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो खर्चा होना है तय है, चाहे वो सैलरीज है, चाहे वो पेंशन्स है, चाहे वो अलाउंसेस है, या कोई भी, मतलब जो तय है कि मिलेगा, चाहे आउटसोर्स वालों को मिलेगा, आंगनबाड़ी वालों को मिलेगा, जो भी यहां पर कमिटेड एक्सपेंसेस है वो है 48,000 करोड़ रुपए, और इसे 1 रुपया भी कम जो है वो नहीं किया जा सकता। ये तो देना ही देना है, ये तो जाएगा ही जाएगा। अब इसमें जो चीज यहां पर बताई गई है वो ये बताया गया है कि केंद्र ने प्रदेश के हाथ इतने टाइट कर दिए हैं कि 13,000 करोड़ रुपए जो है वो, ये यहां पर बताया गया है कि 13,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश सरकार सिर्फ और सिर्फ वहां पर लगाएगी। मतलब जो ऋण लिया है, जो कर्जा लिया है, उसको चुकता करने के लिए 1 साल में 13,000 करोड़ रुपए देने होंगे। और जो लोन ले सकती है सरकार, नया लोन ले सकती है, वो केवल मात्र 10,000 करोड़ रुपए है। यानी कि आप ये जो हम पहले बात किया करते थे कि कर्जा चुकाने के लिए कर्जा लिया जा रहा है, तो अब वो भी यहां पर फिट नहीं बैठ रहा है कि कर्जा तो चुकाना है, लेकिन जो कर्जा लेना है वो भी सिर्फ आप 10,000 करोड़ रुपए ले सकते हैं, जबकि कर्जा आप जो ऋण है उसकी जो अदायगी आपको करनी है या इंस्टॉलमेंट जो देनी है वो 13,000 करोड़ रुपए, यानी कि 3,000 करोड़ रुपए का गैप यहां पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। यहां पर हिमाचल प्रदेश के जो फाइनेंस सेक्रेटरी है उन्होंने बताया कि 18,000 करोड़ हमारा रेवेन्यू हो गया, 14,000 करोड़ हमें जीएसटी की उस पर आ गया, केंद्र की तरफ से आ गया, 10,000 करोड़ रुपए आप ऋण मान लीजिए, इन टोटल को मिलाकर के 42,000 करोड़ रुपए बनता है। मतलब लोन लेकर के 42,000 करोड़ रुपए हमारे पास बनता है टोटल। और जो हमारा कमिटेड एक्सपेंडिचर है वो 48,000 करोड़ है, यानी कि जितना इकट्ठा कर सकते थे वो 42,000 करोड़ है और जितना लगना है वो 48,000 करोड़ है। यानी कि यहां पर 4 से 6,000 करोड़ का जो है वो गैप सीधा
नजर आ रहा है और ये सबसे बड़ी एक तरीके से जो है वो समस्या है। तो अब इन्होंने ये कहा है, ये तो सिर्फ कमिटेड एक्सपेंडिचर है, इसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंडिचर है उन सभी को फ्रीज करने के बाद की ये कहानी है। मतलब आप ये मान करके चलिए कि जब सभी मतलब सब्सिडीज को अगर बंद कर देंगे, सभी डेवलपमेंट के वर्क्स को अगर हम बंद कर देंगे, सभी तरह के एक्स्ट्रा, चाहे आप हिम केयर की बात करें या सहारा योजना की बात करें, कल्याणकारी योजनाओं की बात करें जिसमें पैसा जाता है, उन सभी को बंद करने के बाद भी यहां पर 4 से 6 हजार करोड़ का गैप पड़ रहा है, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है। यहां पर यह भी बताया गया कि डीए और डीआर देने के लिए करीबन 5,000 करोड़ रुपए लगेंगे, तो ये सीधे तौर पर अब नहीं देंगे। सरकार इस मोड में नहीं है, या सरकार की वो स्थिति नहीं है कि वो डीए डीआर यहां पर दे पाए, सीधे तौर पर यह कह दिया गया है। और जो नया पेस के रिविजन्स की बात यहां पर केंद्र सरकार कर रही है, तो वित्त विभाग ने ये सीधे सरकार को सिफारिशें दी है कि इस बारे में तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए कि भाई हम इसमें कुछ पे रिविजन्स या इसमें जो है वो इस तरह की चीजें करें। साथ ही में एरियर्स को लेकर के या पे कमीशन को लेकर के 8,500 करोड़ की अदायगी अभी है कर्मचारियों की, तो उसको लेकर के भी सरकार को सीधी सिफारिशें हैं कि इसके बारे में भी आप मत सोचे कि आप दे पाएंगे। यानी कि डीए, एरियर, डीआर अभी कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और डेवलपमेंटल वर्क्स की भी यहां पर यह बात कही गई, जो ये पिछला हुआ है भाई साहब, ये भी सीधे तौर पर कहा गया है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में क्लियर हो पाएगा, और वो भी 2,000 करोड़ के आसपास। यानी कि बिल वगैरह, मैं ठेकेदारों की यहां पर सीधे तौर पर बात कर रहा हूं, तो आपके बिल वगैरह भी लटक सकते हैं, और वो भी 2,000 करोड़ के आसपास की यहां पर चीज बताई गई है। और उसके बाद डेवलपमेंट जो वर्क्स है वो पूरी तरीके से रोकने होंगे। साथ ही में इन्होंने ये कहा है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 2 तरह से होती है, एक में 10% जाता है, एक में 28% जाता है। और जो तो फुल्ली है, मतलब जिसमें मेजर कंटेंट जो है वो यहां पर सेंटर करेगा, शायद उनको सस्टेन किया जाए। बाकी जिसमें स्टेट वाली स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो भूल जाइए, ये बात यहां पर विभाग ने कही है। दूसरा यहां पर इन्होंने ये कहा है कि हिम केयर, सहारा, ये 500 करोड़ के आसपास इसमें भी जाना है, वो भी आप भूल जाइए। MIS जो यहां पर मध्यस्थता योजना के तहत जो है वो बागबानों को पैसा दिया जाता है, उसमें भी फिलहाल ये कहा गया है कि अभी तो पेंडेंसी इसकी चलेगी, इस पर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। साथ ही में वित्त विभाग ने कहा कि भाई कोर्ट के मैटर ही इतने ज्यादा होते हैं कि 1,000 करोड़ के आसपास का तो वहीं पर लग जाता है, तो वो भी बड़ी समस्या वाली बात है। सारी सब्सिडीज को जीरो करने की बात कही गई, इसमें मेनली फूड सब्सिडी की बातें यहां पर दे देना चाहेंगे। जो सस्ते राशन हमें डिपुओं में मिलते हैं, शायद वो बंद हो जाएगा, ये यहां पर रिकमेंडेशन दी गई है, सिफारिशें की गई है। पावर सब्सिडी यानी कि बिजली में जो 125 यूनिट अभी तक फ्री कर रहे थे, वो भी शायद बंद यहां पर ना करनी पड़े, इस तरह की बात कही गई। ये सिफारिशें हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो सरकार को कही है, या इन्होंने ये कहा है कि आरडीजी ना मिलने की वजह से हमें ये कुछ करना पड़ेगा। सोशल सिक्योरिटी पेंशन की यहां पर बात कही गई है कि इसे भी या तो कम करना पड़ेगा या इसमें देखना पड़ेगा, आंकड़े सेट करने पड़ेंगे। तो इस पेंशन को लेकर के भी समस्या है भाई साहब। डीबीटी की जो स्कीम्स है उसको लेकर के भी सरकार को विचार करना होगा, इसमें भी धांधली एंड ऑल तरह तरह की चीजें पाई जाती है, तो इसमें भी कुछ चीजें यहां पर देखनी होगी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यहां पर कही गई है, डीए फ्रीज करने पड़ेंगे। जो पेंशन अलाउंसेस या तरह तरह की चीजें सरकार अपने कर्मचारियों को या पेंशनधारियों को देती है, वो भी बंद करनी पड़ेगी, ये सीधे तौर पर बात कही गई है। यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में सोचना होगा, जिसके बारे में सरकार कह रही थी कि हम ओपीएस देंगे ही देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे ही देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहा है कि आपको यूपीएस के बारे में सोचना होगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में सोचना होगा, क्योंकि उस स्कीम को, ओपीएस को लागू करने के बाद जो हमारी बोरोइंग कैपेसिटी थी वो भी केंद्र ने कम कर दी है। इसी के साथ साथ यहां पर यह कहा गया है कि सारी पोस्ट्स, जितने भी पद है, जो भी पद पिछले 2 साल से खाली चल रहे हैं, वो सारे के सारे अबॉलिश करने पड़ेंगे, वो सारे के सारे खत्म करने पड़ेंगे। नई रिक्रूटमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी, इसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को आपको मर्ज करना होगा, उनको जोड़ना होगा, कोई नया काम नहीं किया जा सकता है। स्टेट स्कीम्स जितनी भी है उनको बंद करना होगा, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की सिफारिशें हैं। एचआरटीसी में जो सब्सिडी आप देते हैं किराए पर, वो भी आपको बंद करनी होगी, चाहे महिलाओं की बात करें या फिर अन्य तरह की जो भी सब्सिडीज है।
पानी के बिल एक्चुअल रेट्स पर देने होंगे, यानी कि जो सब्सिडाइज्ड एक तरीके से मिलते हैं कि 100 रुपए आ गया बिल, अब वो नहीं, मीटर घूमेगा उसके हिसाब से आपको पैसे देने होंगे। बिजली का भी आपको एक्चुअल जो चार्जेस होते हैं वो देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे सरकार कर देती है कि गर्मियों में और सर्दियों में अलग अलग तरह की जो है वो वैसे तो दरें रहती है, लेकिन सरकार उसको एक तरीके से मॉनिटर करती है और देखती है। लेकिन यहां पर कहा गया है कि जैसा बिल घूमता है वैसा ही आपको करना होगा। दूसरा, जो गार्बेज चार्जेस है जैसे कम होते हैं, मतलब एमसीज की बात करें तो सरकार एक वेलफेयर स्टेट जो होती है वो ये चाहती है कि कम लोगों पर बोझ पड़े, लेकिन यहां पर ये सीधा कह रहे हैं एक्चुअल कॉस्टिंग इसकी होनी चाहिए। दूसरा, सिविल सप्लाईज को लेकर के कहा है कि ये इसमें सब्सिडीज नहीं मिलेगी। नए प्रोजेक्ट जितने भी बनेंगे वो ट्रिपल पी मोड पर बनेंगे, यहां पर पब्लिक प्राइवेट उस वाले मोड पर जो है वो यहां पर बनेंगे। बिजली बोर्ड को, बहुत बड़ी बात कही है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, बिजली बोर्ड को प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। साथ ही में यहां पर कहा गया है कि जो बोर्ड है, कॉर्पोरेशंस है, इन सभी को भी कम करना पड़ेगा, यानी कि घटाने ये पड़ेंगे। डेवलपमेंटल वर्क्स को जीरो करना होगा। तब भी यदि ये सब कुछ भी हो जाएगा फिर भी अगले साल 6,000 करोड़ रुपए का गैप रह जाएगा। टोटल यदि बात करें तो 52,000 करोड़ रुपए की कमाई, 56 से 58,000 करोड़ रुपए का खर्चा, यानी कि 6,000 करोड़ रुपए का गैप पड़ेगा। और वो गैप कैसे फिल होगा ये भी सोचने वाली बात है। और यदि ऐसा ही रहा तो अगले साल तक पूरा सिस्टम चलाना, सरकार चलाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अंत में यहां पर फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है कि हमें तो केंद्र ने बुरी तरह से जकड़ लिया है। 3% जो है वो हमें लोन लेने देते हैं टोटल जीएसडीपी का, और बाकी टैक्स हम लगा नहीं सकते। जीएसटी ने तो हमारी जान ही ले ली है। जीएसटी के आने के बाद तो जो आप पूछिए मत कि किस तरह की जो है वो चीजें हैं। दूसरा, ये कह रहे हैं कि जो आरडीजी बंद हो गई है, आरडीजी एक सहारा थी जिस वजह से हम जो है वो पूरा कंपनसेट कर पाते थे, चीजें हो पाती थी। ये कह रहे हैं कि जितना भी सेंटर से पैसा आता है वो टाइड फॉर्म में आता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको जो है वो वैसे ही दे देंगे, किसी न किसी स्कीम के तहत पैसा देते हैं, उससे जो है वो कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो उस स्कीम का पैसा उसी स्कीम में जाएगा और चीजें होंगी। और अनटाइड हमें पैसा चाहिए, और अनटाइड पैसा जो है वो आरडीजी से मिलता था, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट से मिलता था। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट ये कह रहे हैं कि 1974 से मिलती थी, लेकिन अब बंद कर दी गई है। और यहां पर सीएम सुक्खू फिर उसके बाद आए, उन्होंने भी इस बात पर चिंता जताई कि ये बड़ी चिंता की बात है। और आरडीजी अगर बंद हो गई आज तो फिर आप 20-25 साल तक भूल जाइए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आरडीजी वापस आएगी नहीं आएगी, ये बात यहां पर सीएम सुक्खू द्वारा जो है वो कही गई है। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट में भी जाएंगे, वहां पर भी केस लड़ेंगे, हिमाचल के हक हुकूक की बात जो है वो करेंगे। साथ ही में केंद्र में भी जाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात हुई है, लेकिन ये उनके बस की बात नहीं है, ये प्रधानमंत्री के बस की बात है। बार बार वो कह रहे हैं कि भाजपा नेता भी उनके साथ चलें और हिमाचल के बारे में कुछ सोचें। यदि आरडीजी यानी कि 40 से 50,000 करोड़ के आसपास ये बंद हो जाएगा तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की सिफारिशें हैं। और जो केंद्र का बजट या स्टेट का बजट जो भी होता है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से ही होता है। यानी केंद्र का फाइनेंस डिपार्टमेंट जब कहता है कि ये इस तरीके से कम कर दो तो फिर सरकारें उसको मानती है। यदि यहां के फाइनेंस डिपार्टमेंट की सरकार ने सुन ली तो क्या कुछ हो सकता है, ये गंभीर सवाल खड़ा करता है। और ये प्रॉब्लम वाली सिचुएशन यहां पर इस समय पर हिमाचल प्रदेश के ऊपर जरूर है। सभी को इस पर विचार करना होगा। यदि ये सत्य है जो सरकार के द्वारा चीजें रखी जा रही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट तो वैसे क्यों ही गलत फैक्ट्स रखेगा, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन डिपार्टमेंट्स की तो जवाबदेही है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो तथ्य है, यदि 101% सही है तो हिमाचल की स्थिति इस समय पर बहुत पतली है। हमें बहुत विचार करना होगा, बहुत कुछ सोचना समझना होगा, अदरवाइज वी आर इन utmost danger। धन्यवाद।